दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड। दोस्तों, यदि आप जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप कार्य करने की सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यदि आपको जीएसटी से रिलेटेड जानकारी नहीं होगी तो आप अकाउंटिंग करते समय बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देंगे जिसका कि आपकी जीएसटी रिटर्न पर गलत इफेक्ट पड़ेगा और इस वजह से आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जीएसटी में जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हों, मैन्युफैक्चरर हों या सर्विस प्रोवाइडर हों, उनके लिए जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करना होता है। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटीआर 1 रिटर्न को आप किस तरह से देखेंगे और किस तरह से आपको उस रिटर्न को समझना है। इस बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और इस जगह मैंने जो भी एंट्री थी जनवरी टू मार्च क्वार्टर की, वो मैंने एंट्री यहाँ पर कर रखी है। अब दोस्तों, जो भी हम एंट्रीज करते हैं उन्हीं एंट्रीज के आधार पर जीएसटीआर 1 रिटर्न अपने आप प्रिपेयर होती है, तैयार होती है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अब मैंने भी जो एंट्रीज की हैं उनके आधार पर जीएसटीआर 1 रिटर्न अपने आप तैयार हो गई होगी। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जीएसटीआर 1 रिटर्न को आप किस तरह से देखेंगे। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ से जीएसटीआर 1 रिटर्न जो प्रिपेयर हुई है उसको देखने के लिए हमको यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा। इसके बाद हमको जाना होगा स्टेटरी रिपोर्ट्स में और इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में, ठीक है ना। इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर जीएसटीआर 1 को सिलेक्ट करके और हमको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही हम इस जगह पर आए तो देखिए यहाँ पर आपको शो होगा जीएसटीआर 1, ठीक है ना। अब ये जीएसटीआर 1 रिटर्न है दोस्तों, ये तैयार हुई है और ये अपने आप तैयार हुई है। यहाँ पर मैंने इसको तैयार नहीं किया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है ना, कि जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है दोस्तों वो क्वार्टरली बेसिस पर भी फाइल की जाती है और मंथली बेसिस पर भी फाइल की जाती है। यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, है ना, तो वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली बेसिस पर ही फाइल करेंगे। यानी मंथली उनको फाइल करनी है जीएसटीआर 1 रिटर्न। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो यदि क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए तो वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे। और यदि क्यूआरएमपी स्कीम को उन्होंने ऑप्ट नहीं किया है तो वो जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली बेसिस पर ही फाइल करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप समझ जाए। अभी मैं यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस पर बताऊंगा और इसी तरह से आपको मंथली बेसिस पर ही समझना है, ठीक है ना। अब हमारी जो रमन ट्रेडर्स है इसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम रहा था और हमने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया था। इस वजह से हम क्या करेंगे, जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमको डेटा जनवरी टू मार्च का ही देखना है। यदि आप मंथ की बात करें तो आप मंथ के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और पीरियड ले लेते हैं 1 जनवरी 2022 से लेकर और 31 मार्च 2022, ठीक है ना। और इसको हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर पीरियड आ गए 1 जनवरी 2022 से लेकर और 31 मार्च, है ना। ये एक फाइनेंशियल ईयर का सबसे लास्ट क्वार्टर है और इस क्वार्टर के लिए हम यहाँ पर जीएसटीआर 1 रिटर्न देख रहे हैं और हम इसको समझेंगे कि आखिर जीएसटीआर 1 रिटर्न जो यहाँ पर तैयार हुई है वो कैसे तैयार हुई है। और यहाँ पर बहुत सारी टेबल आपको दिख रही होंगी, इन एक एक टेबल के बारे में आज जानेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो जीएसटीआर 1 रिटर्न तैयार हुई है ये अपने आप तैयार हुई है और इसमें जो जानकारी जानी है, इसमें क्या होता है, जीएसटीआर 1 में हमको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है। यानी जो भी हम सेल करते हैं, यदि हम ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो भी सेल करते हैं उसकी जानकारी देते हैं। और यदि सर्विस प्रोवाइडर है तो जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो उसकी जानकारी भी हम क्या करते हैं, जीएसटीआर 1 रिटर्न में ही देते हैं। अब इस जगह पर जीएसटीआर 1 रिटर्न तैयार हुई है और ये अपने आप तैयार हुई है। और इसमें क्या किया गया है कि जो भी हमारी एंट्रीज थी जनवरी टू मार्च में, हमने जो भी एंट्रीज की थी उनमें से जो भी एंट्री हमारी जीएसटीआर 1 से रिलेटेड थी वो इसमें आ जाएंगी और अपने आप आपका जीएसटीआर 1 रिटर्न तैयार हो जाएगा। अब इस जगह हम समझते हैं कि किस तरह से आपको जीएसटीआर 1 रिटर्न को समझना है।
यहाँ पर कर्सर सबसे पहले है दोस्तों टोटल वाउचर्स में। टोटल वाउचर्स में 28 वाउचर काउंट सो रहे हैं, वाउचर काउंट यहाँ पर है तो 28 सो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि टोटल वाउचर यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर और 31 मार्च 2022 के बीच में टोटल हमने 28 वाउचर एंट्री की है, वो आपको इस जगह पर शो होंगे, इस तरह से समझना है। इसके बाद इंक्लूड इन रिटर्न्स, इस जगह पर वाउचर काउंट में 20 सो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इंक्लूड इन रिटर्न यानी जो हमारा GSTR-1 रिटर्न है उसमें 28 में से 20 एंट्रीज हमारी हैं वो इंक्लूड की गई हैं इसमें, है ना। ये हमारी GSTR-1 में जाने लायक जो एंट्री थी वो है 20, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस कॉलम को समझना है। इसके बाद है इंक्लूड इन HSN SAC समरी, तो जो गुड्स होते हैं उन गुड्स को क्या हमारी ट्रेडर्स फर्म में हम गुड्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, तो जो गुड्स हमने सेल किए हैं, सेल्स की एंट्री की है, उनमें से यहाँ पर इंक्लूड इन HSN SAC समरी यानी HSN कोड डाले हैं तो 19 में तो हमने डाले हैं, लेकिन 20 में से एक ऐसा है, इस जगह पर नीचे देखेंगे तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN SAC समरी करेक्शन नीडेड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 20 जो हमारे रिटर्न में इंक्लूड किए गए हैं वाउचर एंट्री में, ठीक है ना, उनमें से 19 में तो हमने HSN कोड मेंशन कर रखा है, लेकिन एक एंट्री हमारी ऐसी थी जिसमें कि हमने HSN कोड मेंशन नहीं किया है। तो यदि आपको करना है तो आप यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो वो वाउचर एंट्री हमारे सामने खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर लिख कर भी आएगा टाइप ऑफ एक्सेप्शन HSN SAC इज एम्प्टी इनवैलिड, या तो आपने खाली छोड़ दिया है या वो इनवैलिड है, तो उस स्थिति में आपको ये आएगा। तो आपको इसको रिसॉल्व करना होगा, सॉल्व करना होगा, जिससे कि ये आपकी HSN समरी में शामिल हो जाए एंट्री। इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें जो आपने मूंग दाल नाम का आपका स्टॉक आइटम है उस पर आपने HSN कोड नहीं डाला है, आप चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका क्या करते हैं, HSN कोड डाल देते हैं, जो भी HSN कोड मैं इसे आप डाल देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन की हमको ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं और इसको तरह से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मूंग दाल जो स्टॉक आइटम बनाया था उस पर हमने HSN नहीं डाला था, लेकिन इस जगह से डाल दिया तो हमारा मूंग दाल जो स्टॉक आइटम है उसमें HSN कोड शामिल हो गया होगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं तो उस जगह भी वो सेट हो जाएगा और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिए तो देखिए यहाँ पर खाली जगह आ गई। इसका मतलब अब देखिए 20 की 20 जो हमारे इनवॉइस थे उनमें हमने HSN समरी को सेट कर लिया, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से समझना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन HSN, इसमें 0 हो गया, ठीक है ना। तो हमारी एंट्री भी सही हो गई। इसके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट रिलीवेंट इन दिस रिटर्न, इसमें 5 सो रहे हैं, वाउचर काउंट में 5 सो रहे। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 एंट्री हैं ये हमारी इस रिटर्न से संबंधित नहीं है, यानी GSTR-1 से संबंधित नहीं है, है ना। तो वो यहाँ पर शो रही कौन सी है, तो एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में एक हमने एंट्री की थी, वो इस रिटर्न से सम्मिलित नहीं है क्योंकि इस पर तो GST एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नॉन GST ट्रांजेक्शन, इसमें 3 सो हो रही हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि पेमेंट की एंट्री है एक और 2 रिसिप्ट की एंट्री है, तो पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री भी हमारी इस GSTR-1 रिटर्न में इंक्लूड नहीं होनी है, ठीक है ना। इसके बाद है ट्रांजैक्शन ऑफ अदर GST रिटर्न्स, अब ये एक इसमें सो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन ऑफ अदर GST रिटर्न्स, है ना। ये जो ट्रांजैक्शन है वो अदर GST रिटर्न के लिए, इसके लिए नहीं है। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमने जो परचेज की एंट्री की थी वो इस जगह पर शो रही है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो इस जगह पर शो हो रहा है नॉट रिलीवेंट इन दिस रिटर्न, इसमें 5 एंट्रीज हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि परचेज की एंट्री हो सकती है, रिसिप्ट की, पेमेंट की, कॉन्ट्रा की एंट्री हो सकती है, वो इस रिटर्न से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी हमको बताया जाएगा कि ये 5 जो है ना वो इस रिटर्न से सम्मिलित नहीं है ना, इससे रिलेटेड नहीं है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वास्तव में ये एंट्री हमको इस रिटर्न में शामिल करनी भी नहीं थी, ठीक है ना। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब इस जगह पर है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीड्स, है ना। इस जगह पर 3 सो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 3 वाउचर एंट्री है इनमें हमने कोई ना कोई गलती कर रखी है। अब हमको इन गलतियों को सुधारना होगा और यहाँ पर इसको 0 लेकर आना होगा, जिससे कि ये जो 3 वाउचर एंट्री हैं ये भी हमारी इन टेबलों में शामिल हो जाए, डेटा शामिल हो जाए इन टेबलों में, है ना। ये जरूरी है इसको करना, तभी इसका डेटा यहाँ पर आएगा और तभी हम अपनी जो यहीं से जो डेटा को लेकर जाएंगे GST पोर्टल पर GSTR-1 रिटर्न फाइल करने के लिए, तो उसमें वो शामिल हो पाएगा, है ना। तो जब भी आपको अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीड्स ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो जो भी एंट्री हैं आप उन एंट्रियों को सही कीजिए और इसमें शामिल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वाउचर काउंट में देखेंगे तो टोटल इस जगह 20 सो रहे हैं
और ये 3 भी हमको इसमें शामिल होना है, यानी 23 यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए 0। 23 यहाँ पर हो जाएंगे, है ना, 5 ये हो जाएंगे नॉट रेलिवेंट, तो 23 और 5 28 हो गए, और टोटल जो वाउचर थे वो 28 ही थे, है ना। तो हमको ये करना होगा। तो जब भी आपकी स्थिति ऐसी बने तो आपको अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीड्स में अंक कोई भी दिखते हैं तो आपको उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है और इसको सही करना है। तो ये 3 एंट्री हैं, इनको हम सही करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा आपको नंबर ऑफ वाउचर विथ इनकम्प्लीट मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन, किस वजह से ये आपकी जो एंट्रीज हैं वो मिसमैच में चली गई हैं। इसको सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया भी जाएगा कि टाइप ऑफ मिसमैच इन और जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है ना। तो इस जगह आपको पता चल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी सुधार सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका है इससे नीचे आ जाएं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, ये भी पता चल जाएगा, है ना। 3 एंट्री वही 3 है, नीचे भी, है ना। इसको सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आए तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। 3 एंट्री जो हैं वो हमारी तीनों एंट्री यहाँ पर शो रही हैं और यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने ये जो 3 एंट्री की हैं इनमें अलग अलग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 806 रुपये का डिफरेंस इसमें है ना। इसके बाद दूसरी जो एंट्री है उसमें भी 806 रुपये का डिफरेंस है, और तीसरी जो एंट्री है इसमें 8060 रुपये का डिफरेंस है। और नीचे बताया भी जा रहा है कि इसमें जो है ना शेष का जो हमने टैक्स लगाना था वो शेष टैक्स हमने इस पर नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो ये तीनों एंट्री आपकी इस जगह पर आ गई। अब हमको इनको सही करना होगा। तो पहले क्या करते हैं, हमारी जो फर्स्ट एंट्री है उसको हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। ओपन करेंगे तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया। कंट्रोल के साथ जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये देखिए एंट्री हमारे सामने इस तरह से खुलकर आ गई। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जो राष्ट्रीय पान मसाला और केपी ब्लैक लेवल है इस पर CGST SGST यानी GST टैक्स तो था ही, साथ ही साथ शेष टैक्स भी था। चूंकि मैंने इस पर शेष को कैलकुलेशन नहीं किया है इस वजह से ये हमारी जो एंट्री है मिसमैच में जा रही है और वहाँ पर डिफरेंस बताया जा रहा था, है ना। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि होता ये है कि हम जब भी स्टॉक आइटम बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं, उसी आधार पर टेली ये समझ लेता है कि यहाँ पर कौन सा लेज़र टैक्स का लगना चाहिए था और वो आपने नहीं लगाया तो वो आपकी उस एंट्री को मिसमैच में डाल देगा। अब यहाँ पर राष्ट्रीय पान मसाला को हम देख लेते हैं, है ना। तो इस पर क्या है कि शेष भी एप्लीकेबल है, शेष टैक्स भी एप्लीकेबल है। यहाँ देखिए शेष में 60% टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल है ना। मैंने क्या किया था, स्टॉक आइटम बनाते समय 60% टैक्स तो सेट कर दिया था लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं कराया था, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पर ही शेष है तो हम यहाँ पर शेष का लेज़र लगा देते हैं और शेष का लेज़र लगाया तो देखिए 806 रुपये इस पर कैलकुलेट हो गए। तो ये हमारी एंट्री अब मिसमैच से बाहर हो जाएगी, है ना। तो ये मिसमैच से एक निकल गई। दूसरी है, इसको भी हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देते हैं, इसमें भी यही मिसमैच है तो इसमें भी हम शेष का लेज़र लगा देते हैं और इसमें भी 806 रुपये का जो डिफरेंस था वो हो गया पूरा। इसके बाद 8060 रुपये का इसमें डिफरेंस है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर भी शेष का लेज़र लगाएंगे तो 8060 रुपये कैलकुलेट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 8060 रुपये कैलकुलेट हो गए और ये एंट्री भी हमारी यहाँ से निकल गई। अब देखिए यहाँ पर 3 एंट्री शो हो रही थी, एक भी एंट्री शो नहीं हो रही है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक एंट्री हमारी इस समय है, इसमें GST इज नॉट स्पेसिफाइड है। तो इसमें क्या है कि मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए कुछ भी GST डाल दिया था। अब ये हमारी देखिए 0 हो गया, इस जगह पर अनसर्टेन ट्रांजैक्शन 0 हो गया और देखिए यहाँ पर 23 हमारी वाउचर एंट्री आ गई। तो इस तरह से जब भी आपके अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में कुछ भी शो हो रहे हो अंक तो पहले उनको सही कीजिए। जब तक सही नहीं कर लेंगे तब तक आपकी ये रिटर्न पूर्ण नहीं हुई है ना। तो ये आपको जरूर करना है। अब हमने ये कार्य कर लिया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। अब ये जो टेबल है दोस्तों, ये तो ऊपर तो हमको सिर्फ जानकारी दी जा रही थी रिटर्न के बारे में कि कितने वाउचर यहाँ पर एंट्री हमने की हैं, कितनी इंक्लूड हैं, कितनी इंक्लूड नहीं है, है ना। अब ये जो नीचे डेटा है, ये पर्टिकुलर वाउचर काउंट, ये जो डेटा आपको शो रहा है, ये जो आपको है इसमें क्या करना है, इसी हिसाब से आपकी जानकारी जाएगी GSTR 1 रिटर्न में। अब यहाँ से होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये डेटा तैयार हो गया और यहीं से हम जेसन फाइल जनरेट करते हैं और जेसन फाइल जनरेट करेंगे तो यहाँ से सारा का सारा डेटा हम GST पोर्टल पर ले जाते हैं और वहाँ पर हम जैसे GST पोर्टल पर जाते हैं वहाँ पर भी टेबल वाइज हमको जानकारी देनी होती है। तो जिस टेबल में हमारी जो भी जानकारी है वो उस टेबल में अपने आप वहाँ पर पहुँच जाती है, हम उसको मैच कर लेते हैं और फिर हम फाइल कर देते हैं बहुत ही आसानी से GSTR 1 रिटर्न को, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो इतनी सारी टेबल्स हैं इनका क्या मतलब है और इनमें कहाँ से एंट्री आ गई, क्योंकि हमने तैयार तो नहीं किया, ये अपने आप तैयार हुआ है। तो ये अपने आप कैसे तैयार हो गया, और यदि अपने आप तैयार हो गया तो इसमें अलग अलग टेबल में हमारी एंट्री क्यों चलेगी। हमने तो 23 एंट्री की थी, है ना, और 23 में से कुछ किसी कॉलम में है, कुछ किसी टेबल में, कुछ किसी टेबल में, है ना। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि आप जब लेज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जब आप लेज़र क्रिएट करते हैं किसी पार्टी का
डेटर्स पार्टी का जब आपने लेजर क्रिएट किया और वहाँ पर आपने रेगुलर रखा उसको, और रेगुलर रखने के बाद उसका जीएसटी डाल दिया, आप कौन सी स्टेट है वो डाल दी, है ना। तो उस हिसाब से ये अपने आप पता कर लेता है कि आपकी एंट्री किस टेबल में जाएगी। इसी तरह से आप जो स्टॉक आइटम बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते समय आप उस पर जीएसटी टैक्स जो है वो सेट करते हैं, एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट सेट करते हैं। तो ये जो आप सेटिंग करते हैं लेजर बनाते समय, स्टॉक आइटम बनाते समय और वाउचर एंट्री करते समय, तो उसी आधार पर ही ये अपने आप जिस एंट्री को जिस टेबल में जाना होता है उस टेबल में लाकर और प्रिपेयर कर देता है जीएसटीआर 1 रिटर्न को। अब समझते हैं इन टेबलों को। यहाँ पर जो हमने 23 एंट्री की हैं वो अलग अलग टेबल में हमारी रख दी गई हैं। क्यों रखी गई हैं वो समझते हैं। सबसे पहली टेबल यहाँ पर है B2B इनवॉइसेस। इसमें 6 हमारे वाउचर एंट्री शो हो रही है ना। अब B2B इनवॉइसेस की जो टेबल है दोस्तों, उसमें आपकी वो एंट्री शामिल होंगी जो कि आपने किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल की है। रजिस्टर्ड पार्टी मतलब आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं ही, तभी तो आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन आपने जिनको सेल की, मैंने आपको बताया था आउटवर्ड्स की जानकारी जाएगी, यानी सेल जो की है आपने उसकी जानकारी जीएसटीआर 1 में जाती है। तो आपने जो सेल की उसमें 6 वाउचर एंट्री ऐसी हैं, है ना, 6 इनवॉइसेस ऐसे थे जो कि आपने रजिस्टर्ड पार्टी को सेल किए। तो ये 6 यहाँ पर आ गए। अब इसको जब हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा कि ए के ट्रेडर्स, इन देखिए तीनों में ही जीएसटी सो रहे हैं, जीएसटी नंबर तीनों के पास है। ए के ट्रेडर्स को मैंने एक सेल की और दीपक ट्रेडर्स को मैंने 3 सेल की, 3 सेल्स के इनवॉइस दिए और राघव ट्रेडर्स को 2 सेल्स के इनवॉइस दिए। तो इस तरह से इस वाली टेबल में कौन से शामिल होंगे आपके, जो कि आपने रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की हो। जब आपने सेल की, रजिस्टर्ड पार्टियों के लेजर क्रिएट किए और लेजर क्रिएट करते समय उनको रजिस्टर्ड रखा वहां पर रेगुलर, है ना, या आप कंपोजिशन भी रखें उसको रखा, उसके बाद आपने उनका जीएसटी डाला, तो उस आधार पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने उन एंट्रियों को आपके B2B इनवॉइसेस की टेबल में लाकर रख दिया। तो देखिए 6 वाउचर यहाँ पर 6 सो रहे हैं और उन 6 वाउचर में टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 2,04,100 रुपये सो रहा है। और उन 6 जो हमने एंट्री की हैं, ये वाली सेल्स की एंट्री की 6, इनमें से जो टैक्स का कॉलम है, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स, है ना, और शेष का अमाउंट, ये सब यहाँ पर अलग अलग आपको शो होने लगेगा, है ना। इसके बाद तो आपको समझ में आ गया B2B इनवॉइसेस वाली टेबल में आपकी वो सारी एंट्री जाएंगी जो कि आपने रजिस्टर्ड पार्टी को सेल की हो, ठीक है ना, और वो भी टैक्सेबल सेल की हो, ठीक है ना। इसके बाद अब आते हैं नीचे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल्स होगी B2C लार्ज इनवॉइसेस और B2C स्मॉल इनवॉइसेस। इनमें कौन सी एंट्री जाएंगी वो आप समझ लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एंट्री तो हमारी B2C लार्ज इनवॉइसेस की टेबल में शो हो रही है और 10 एंट्री हमारी शो हो रही हैं B2C स्मॉल इनवॉइसेस। इन दोनों का मतलब एक है दोस्तों, B2C लार्ज या B2C स्मॉल, दोनों में आपको B2C शो रहा है। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी आपने ऐसी सेल की जिनके पास जीएसटी नहीं था। आपने जिनको सेल की उनके पास जीएसटी नहीं था, यानी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो वो या तो कंज्यूमर हो सकते हैं, कंज्यूमर यानी अंतिम उपभोक्ता, आपसे प्रोडक्ट को ले गए और आगे उसको सेल नहीं करेंगे, यूज़ कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड मतलब छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनमें भी जीएसटी, उनके पास भी जीएसटी नहीं है, यानी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो आपसे माल ले जाएंगे और आगे उसको सेल करेंगे, है ना। तो ये दोनों जो टेबल हैं B2C लार्ज और B2C स्मॉल, इनमें कौन आएंगे, कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को जो भी आपने सेल की है वो, है ना। अब कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को जो आपने सेल की है वो 2 टेबलों में यहाँ पर हो सकती है, या तो आपकी B2C लार्ज इनवॉइस हो सकता है या B2C स्मॉल इनवॉइस हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान से समझें कि कौन सी एंट्री आपकी B2C लार्ज में जाएगी और कौन सी B2C स्मॉल में जाएगी, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड दोनों में ही है, कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को की गई सेलें वो ही जाएंगी। अब B2C लार्ज इनवॉइसेस में आपकी दोस्तों वो एंट्री जाएगी जो कि आपने कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को एक इनवॉइस दिया, ठीक है ना, कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को आपने एक सेल्स का इनवॉइस दिया और उसकी वैल्यू 2,50,000 रुपए से ज़्यादा है। कौन सी वैल्यू, लास्ट वैल्यू, टोटल वैल्यू 2,50,000 रुपए या उससे ज़्यादा है, और दूसरी कंडीशन ये कि वो आपकी स्टेट से बाहर का होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। B2C लार्ज इनवॉइस में आपकी कौन सी एंट्री जाएगी, जो कि आपने कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को सेल किया हो, उसको इनवॉइस दिया हो, उस इनवॉइस की टोटल वैल्यू 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो, और वो अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर आपकी स्टेट से बाहर का हो, सिर्फ वही एंट्री आपकी B2C लार्ज इनवॉइस में जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी एंट्री आपकी होंगी अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर को सेल की होगी, वो सारी की सारी आपकी B2C स्मॉल में जाएंगी। यानी आप B2C यानी कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं, 5 लाख रुपए की सेल करें या 10 लाख रुपए की सेल करें, अपनी स्टेट में करते हैं,
एक इनवॉइस दिया आपने, वो 5 लाख रुपए का है या 10 लाख रुपए का, आप ही की स्टेट का है, तो B2C स्मॉल में ही जाएगा, है ना। और इसके अलावा छोटे छोटे जो भी इनवॉइस आप अपनी स्टेट में देंगे वो सारे के सारे B2C स्मॉल इनवॉइसेस में ही जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी स्टेट से बाहर के अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को एक इनवॉइस देते हैं और उसकी वैल्यू 2,50,000 रुपए से कम है, तो वो भी आपकी B2C स्मॉल इनवॉइसेस में ही एंट्री जाएगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड की टेबल है। अब इसमें कौन सी एंट्री आएंगी? इसमें दोस्तों क्या है कि जो आपने B2B इनवॉइसेस दिए हैं, जैसे जो 6 इनवॉइसेस दिए आपने, या इससे पहले भी आपने कोई रजिस्टर्ड पार्टी को सेल की थी, कोई इनवॉइस दिया था, उस इनवॉइस से रिलेटेड, उस इनवॉइस के अगेंस्ट आप कोई भी क्रेडिट या डेबिट नोट इश्यू करते हैं, तो उसकी एंट्री आपकी जाएगी क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड की टेबल में, है ना। जैसे यहाँ पर देखें, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमने इनको क्रेडिट नोट दिया था राघव ट्रेडर्स को। राघव ट्रेडर्स को मैंने पहले सेल की थी और सेल करने के बाद इनसे हमारे पास माल वापस आ गया था, तो मैंने सेल्स रिटर्न की यहाँ पर एंट्री की क्रेडिट नोट में, है ना। तो जो सेल्स रिटर्न की हमारी एंट्री है वो हमारी यहाँ पर आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टी को जारी करेंगे, इशू करेंगे, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और वो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास सेल वापस आई है, तो आपकी जो लायबिलिटी थी उसमें से ये माइनस होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगली टेबल है यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब साफ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो टेबल थी तो क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड थी, रजिस्टर्ड पार्टी को जो भी हमने सेल की थी उसके जो इनवॉइस दिए थे उससे रिलेटेड हमने कोई क्रेडिट डेबिट नोट इश्यू किया तो वो इस टेबल में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, तो इसको समझना है दोस्तों कि यहाँ पर इस टेबल में सिर्फ वही आपकी एंट्री आएगी जो कि B2C लार्ज इनवॉइसेस जो आपने दिया था, B2C लार्ज इनवॉइस जो आपने दिया है उस इनवॉइस से रिलेटेड, उस इनवॉइस के अगेंस्ट यदि आप कोई क्रेडिट और डेबिट नोट इश्यू करते हैं तो वो आएगा आपका क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड की टेबल में, है ना। जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पर B2C लार्ज इनवॉइस को हमने इनको जो इनवॉइस दिया था उसकी टोटल वैल्यू थी 2,53,344 रुपए, तो वो इसमें आ गया और हमारी स्टेट से बाहर के भी थे तो इस टेबल में आ गया। अब इन्हीं को इसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमने क्रेडिट नोट इश्यू किया तो वो हमारा आ गया इस टेबल में, है ना। इसके अलावा यदि आप B2C स्मॉल इनवॉइसेस की बात करें तो B2C स्मॉल इनवॉइसेस आपने जिसको भी दिया है वो आपकी इस टेबल में आ रहा है, और इसको यदि आप कोई क्रेडिट या डेबिट नोट इश्यू करते हैं तो वो इसी में एडजस्ट हो जाएगा ना, अलग से कोई टेबल में नहीं आएगा, इसी में प्लस माइनस हो जाएगा। डेबिट नोट देंगे तो इसमें आपकी जो लायबिलिटी वो प्लस हो जाएगी, और क्रेडिट नोट देंगे तो इसी में आपकी लायबिलिटी माइनस हो जाएगी, और उसके बाद फिगर आपका इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड की टेबल में आपकी कौन सी एंट्री आएगी। इसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं, यदि आप अपने देश से बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे संबंधित यदि आपकी कोई एंट्री है तो इस टेबल में आएगी। टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव आपने कुछ किया है तो वो इस टेबल में आएगी। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस तो इस टेबल में आएगा, और इसके बाद है निल रेटेड इनवॉइसेस। अब इस टेबल में कौन सी एंट्री आएंगी? यहाँ पर 4 एंट्री आ रही हैं। निल रेटेड इनवॉइसेस का मतलब ये है कि आपने कोई इनवॉइस ऐसे दिए हैं, चाहे आपने रजिस्टर्ड पार्टी को दिए हों, चाहे अनरजिस्टर्ड पार्टी को दिए हों, या आपने कंज्यूमर को दिए हो, ठीक है ना, लेकिन उस इनवॉइस में केवल और केवल आपने निल रेटेड सेल की है। निल रेटेड का मतलब क्या है? जैसे कि साल्ट है, उस पर कोई GST टैक्स नहीं है ना, और राइस है, राइस नॉन ब्रांडेड राइस है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। तो जो आप एग्जेम्प्ट सेल करेंगे, निल रेटेड सेल करेंगे किसी इनवॉइस के अंतर्गत, तो वो आपकी इस टेबल में आ जाएगी निल रेटेड इनवॉइसेस में, ठीक है ना। जब हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है इंटर स्टेट के हिसाब से। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें तो देखिए दीपक ट्रेडर्स को जो हमने सेल किया था, साल्ट सेल किया था, इस पर कोई GST टैक्स नहीं है, इसलिए ये कहाँ पर शामिल हुआ, जबकि ये दीपक ट्रेडर्स हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन रजिस्टर्ड पार्टी को हमने सेल की है, वो कैसी सेल की है? एग्जेम्प्ट सेल की है, निल रेटेड सेल की है, तो हमारे निल रेटेड में इसमें शामिल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निल रेटेड इनवॉइस वाली जो टेबल है उसमें आपके ऐसे इनवॉइसेस शामिल हो जाएंगे, है ना, जो कि जिनमें कि आपने केवल एग्जेम्प्ट सेल की है, निल रेटेड सेल की है, ऐसे प्रोडक्ट सेल की है जिस पर कि कोई भी टैक्स नहीं था, चाहे आपने कैश सेल की हो, अनरजिस्टर्ड को सेल की हो या रजिस्टर्ड को सेल की हो, वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपके इसमें आ जाएंगे। लेकिन यदि आपने कोई इनवॉइस ऐसा दिया है रजिस्टर्ड पार्टी को जिसमें कि टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है, तो वो आपके B2B इनवॉइसेस में ही चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन टोटल केवल आप अपनी निल रेटेड ही बेचेंगे किसी इनवॉइस में रजिस्टर्ड पार्टी को, तो वो आपको यहाँ पर आ जाएगा निल रेटेड वाले में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इन सारे कॉलम्स के बारे में, है ना, इन सारी टेबल्स के बारे में।
इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर HSN SAC समरी 12, यानी 12 नंबर की टेबल होती है। जीएसटी रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे, GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो 12 नंबर की टेबल होती है, उसमें आपको HSN SAC समरी देनी होती है। प्रोडक्ट के लिए HSN होता है ना, और गुड्स के लिए HSN है, और सर्विसेज के लिए SAC यानी सर्विस अकाउंट कोड है ना, तो वो आपको इसमें जानकारी देनी होती है। अब 1 अप्रैल 2021 और इससे बाद की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि आगे आपको HSN YG सभी को, कोई भी हो, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो, सभी को HSN YG समरी रखनी है और जानकारी भी देनी है। अब HSN SAC समरी, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपकी HSN समरी भी बन जाएगी। आपने नहीं किया, आपने क्या किया, केवल हमने क्या किया था, जो स्टॉक आइटम बनाए थे, स्टॉक आइटम बनाते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी HSN कोड था वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया था, और जब मैंने सेल किया तो अपने आप यहाँ पर HSN की समरी भी बन गई। यानी जो भी टोटल 23 इन्वॉइसेस हमने दिए थे, उन 23 इन्वॉइसेस की यहाँ पर HSN समरी बन गई। यानी किस HSN कोड का डिस्क्रिप्शन क्या है, नेम क्या है, और उसके बाद कितना हमने, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और टैक्स कितना है, वो सबका सब अपने आप यहाँ पर प्रिपेयर होता रहेगा। और जब आप GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर 12 नंबर की टेबल में आपका ये डाटा ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर है डॉक्यूमेंट समरी। तो डॉक्यूमेंट समरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब डॉक्यूमेंट समरी में आपको डॉक्यूमेंट की समरी भी देनी होती है, यानी जिस पीरियड की आप अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में आपने कितने डॉक्यूमेंट इशू किए है ना। तो इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्स के यहाँ पर 20 शो हो रहे हैं, और क्रेडिट नोट 3, यानी इस तरह से हमने 23 इन्वॉइसेस यहाँ पर दिए हैं। सेल्स इन्वॉइस 1 से लेके 20 तक, और क्रेडिट नोट 1 से लेकर 3 तक सीरियल भी आ रहा है। इसके अलावा यदि आपके कोई इन्वॉइस हैं कैंसिल होते हैं तो वो इसमें माइनस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने सेल्स के इन्वॉइस दिए, यहाँ पर सीरियल 1 से लेकर 22 तक मान ले होता, 22 दिए होते हमने, तो 1 से लेकर 22 तक हो जाता है ना, और यहाँ पर टोटल में 22 आ जाते, लेकिन इसमें से 2 यदि हमने कैंसिल कर दिए होते तो -2 हो जाते, और यहाँ पर नेट इश्यूड में 20 आ जाते हैं ना। तो मैंने कोई कैंसिल नहीं किया इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो आपको इस तरह से ये समरी भी देनी होती है, और ये समरी भी अपने आप यहाँ पर बन रही है। और जैसे ही आप यहाँ से डेटा लेकर GST पोर्टल पर जाएंगे तो सारा का सारा डेटा जिस टेबल में जाना होगा, यहाँ पर जिस टेबल में आपको दिख रहा है उसी टेबल में वहाँ पर चला जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा, और आप मैच करके और अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका है GSTR1 रिटर्न को देखने का। अब यहाँ पर जो तैयार हुआ मैंने आपको बता दिया, अपने आप तैयार होता है, और किस तरह से आपको इसको देखना है, किस तरह से समझना है, वो सब आप इस जगह पर समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता देते हैं, साइड में बटन बार है, यहाँ पर देखेंगे तो नेचर वाइज आपको शो हो रहा होगा है। तो नेचर वाइज पर यदि आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से भी आपके सामने खुलकर आ सकता है, ठीक है ना। ये नेचर वाइज है। तो आप ये कहेंगे कि सर आपने बताया था वैसा दिख नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह से आपके यहाँ दिख रहा है तो ये नेचर वाइज है, और हमने जो दिखाया था वो आपको रिटर्न वाइज दिखाया था। देखिए यहाँ पर रिटर्न व्यू लिखा हुआ है ना, तो रिटर्न व्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब ये हो गया रिटर्न व्यू, यानी रिटर्न जिस तरह से हमको भरनी है वो इस तरह से आपको रखना है, और जब आप डेटा लेकर जाएं तो इसी तरह से लेकर चले जाएं, और इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।